एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नए साल 2026 में सियासी इस्तेकाम हो सकेगा या नहीं? हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई लीडरशिप में असल रुकावट आखिर कौन है? साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर अमली सियासत से अचानक दूर क्यों हो गए? खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला बानी पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? क्या पीटीआई मज़ामती तहरीक शुरू कर सकेगी? आने वाले दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। इसके अलावा अरकान पंजाब असेंबली ने कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। साल 2025 में 15 इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी हुए। हाजिरी रजिस्टर में मेंबरान हाजिर, इजलास से गैर हाजिर। मेंबरान असेंबली क्या सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं? इस पर भी आज बात करेंगे। और कंपटीशन कमीशन की तरफ से पावरफुल शुगर मिल्स को 44 अरब रुपए के जुर्माने, मगर उन्होंने जुर्माने अदा ना किए। नाम सामने आ गए मुशीर इंडस्ट्री हारून अख्तर की। शुगर मिल को भी जुर्माना। कौमी असेंबली कॉमर्स कमेटी में पेश की गई दस्तावेजात की एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कॉमर्स कमेटी के मेंबर और मेंबर नेशनल असेंबली मिर्जा इख्तियार बेग साहब। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्याज़ी साहब, शुरुआत मैं इसी से करूंगी। नए साल में आपने एक नई ख्वाहिश का इजहार किया है। मैं सुन रही थी, आपने कहा कि मुझे इमरान खान से जो है वो मिलवा दें, मुझसे मिलने से वो मना नहीं करेंगे। क्यों आपने ये ख्वाहिश का इजहार किया है? क्या कहना चाहेंगे खान साहब से मिलके? मेरा ख्याल में आधा सच है। मैंने कहा जी, अगर आप को मामले को आगे चलाना चाहते हैं और कोई उनसे बात करके कोई बात करना चाहता है और मामला को आप कोई मरावर बनाना चाहते हैं, कोई उसका फ्रूट बेरिंग बनाना चाहते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। या कोई ऐसा बंदा भेजें जो उनके साथ बैठ के उनको कोई रियलिटी चेक भी दे और अपफ्रंट बात करें कि उनकी क्या विश लिस्ट है और जो लोग उनके साथ बात अगर करना चाहते हैं तो उनकी क्या विश लिस्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कहा कि वो मुझसे मिलना पसंद फरमाएंगे। मैंने कहा शायद वो मिलना पसंद ना फरमाएं। मैंने ये साथ ना फरमाएं। जी हाँ जी। लेकिन मेरी जो आज मेरा कॉलम में लिखा है, जो कल शाया होगा, भेजा आज मैंने इशात के लिए, उसके अंदर जो मैंने रेजोल्यूशन भेजी है वो तो मैंने ये भेजी है कि जी तमाम जितने लोग हैं, चाहे अहले इक़्तिदार है, चाहे अहले ताकत है, चाहे हिज़्ब मुखालिफ है, जितने लोग हैं इस हमाम में सारे नंगे हैं। चुनांचे सारे अपनी गलतियों का एतराफ़ करें 2026 के लिए और सारे मिल बैठ के एक कौमी हुकूमत बनाएं। तो पाकिस्तान जो है जिस गंभीर सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार है या उसकी गिरफ्त में है, उससे निकलने का तरीका एक है और ना निकले तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात जो है, मुश्किलात क्या फिर तो बहुत ज्यादा एक मायूसी है। तो सही है न्याज़ी साहब, आपका मशवरा जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। आइडियलिस्टिक जो है वो सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं कि सब अपनी गलतियां माने। और आपने कहा कि खान साहब से जो है वो मुलाकात हो तो उनको कोई रियलिटी चेक जो है वो दे। आपको लगता है कि अब तक किसी ने ये कोशिश नहीं की होगी? मुझे तो ऐसा लगता है 12 ये कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो तो किसी की सुनने पे तैयार नहीं लगते हैं। ही हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन एंड आई डोंट थिंक ही इज रेडी टू चेंज दैट। मेरा ख्याल है कि इस तरीके से नहीं किसी ने शायद किया हो, ना उस तरीके से कोई कभी किसी ने सोचा हो कि पहले वो बताया जाए कि जी उन्होंने कोई गलतियां की हैं नहीं की। अगर वो इस पर गुफ्तगू करने पर तैयार नहीं है तो फिर तो सही हासिल है। फिर तो कोई बंदा बात करे तो एक बंदा ये कहे, ये बात ही करने पर तैयार ना हो कि मैंने गलती हो सकता है ना की हो, लेकिन अगर उनकी नोटिस में लाई जाए कि ये गलती आपकी है जिसकी वजह से आप एक बहुत ही मुश्किल सूरत दो चार हैं, और फिर साथ ये भी बताया जाए कि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो है वो चीजें जो है किस तरीके से कौन सी चीज आपके हक में जा सकती है, कौन सी आपकी मुखालफत में जा सकती है। तो रियलिटी चेक की मुराद है कि जो हकायक हैं वो जो आईना है वो दिखाने मकसद है। वो तो आप चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे कोई और हो, अगर कोई रियलिटी जो असल जो बुनियादी जो हकायक हैं उनसे चश्मपोशी करके आगे बढ़ता है, मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई मामला बढ़ सकता है। फिर तो एक है कि आप एक दूसरे के साथ इस दौर में लगे हुए हैं कि शायद मैं उसको जो है किसी तरीके से जेर कर लूं
और दूसरा समझता है कि मैं इसको शायद किसी तरीके से दबाव में ला सकूं, तो फिर चाहिए पहले 3 साल से चल रहा है तो आगे भी चलता है। न्याय साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और नई बात की है सर, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है जो आपने भी कहा है कि उनको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। अगर पूरे पाकिस्तान में माई व्यू अगर उनको रियलिटी चेक दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। आप में इतनी एक अखलाकी जुर्रत है। इमरान खान साहब जब अपनी पीक पे थे आप उस वक्त भी उनके मुंह पे बात भी करते थे और खुलकर बात करते थे। तो आपको अगर आपने कहा जी मुझे अगर वो नहीं मिलना चाहेंगे लेकिन somebody has to, टीवी है वो बहुत ना बाज़ ओपन लेटर लिख लिए जाते हैं। आपको इमरान खान साहब को रियलिटी चेक देना हो, मुलाकात तो शायद जैसे आपने कहा कि ना हो सके फॉर सर्टेन रीजंस के खान साहब शायद आप जो बता रहे ना मिलना चाहें, मौका अगर आपको मिले खान साहब को रियलिटी चेक देना है तो आप उनको कौन कौन सी बातें बताना चाहेंगे कि खान साहब से कौन कौन सी गलतियां हुई हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है और न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है? कोई हमारे साथ शेयर करेंगे, लोग भी सुन लें, ये सुनने वाले हो सकते हैं इमरान खान साहब तक आपकी ये बात पहुँच भी जाए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि खान साहब को रियलिटी चेक देने वाला कोई बंदा भी नहीं है। अच्छा ये सिर्फ खान साहब का जो है डिलेमा नहीं है, ये आप एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई नहीं दे सकता। मतलब फर्ज किया एस्टेब्लिशमेंट का जो उनका एक असली क़यादत है उसको कौन जाके रियलिटी चेक देगा? क्या उसके मादात देंगे? नहीं देंगे। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी कोई नहीं दे सकता। ये एक और पैराए में मैं जरा बात बता रहा हूं कि असल में जो लोग जाते हैं अगर उनके मुफादात वेस्टर्न इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर मौजूद है, तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, तो रियलिटी चेक देंगे नहीं देंगे तो लगी लपटी लगा के साथ। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको आपके अपने कोई मुफाद ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, ना आपको तहरीक इंसाफ से कोई इंटरेस्ट है ना आपको एस्टेब्लिशमेंट से है। इमरान खान साहब फंसेंगे और तो आपको शायद उसका इतना नुकसान ना हो, इमरान खान साहब को आसूदगी होगी तो आपको उसका फायदा ना हो। लेकिन एक चीज अगर ज़हन में हो और अगर ये लोग खुद ही बिठा लें कि चलो कुछ नहीं, हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान के मुताबिक। सर आप क्या मशवरे देंगे खान साहब को वो रियलिटी चेक कर सुनना चाहते हैं? मैं तो उनको सबसे पहले तो ये बात ये देखें ना, बात ये कि खान साहब को ये बात बताने की जरूरत है कि ये जो चीजें सारी चीजें हैं आप जो इस तरीके से देख रहे हो, पहले तो आप ये देखें कि आपने क्या गलतियां की हैं। अगर वो इस पे आमादा है या नहीं मानते तो उनको मनवाई जा सकती है। उनको अगर आप बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर उनको बता देंगे कि ये आपने यहाँ पे ये मसला है, ये मसले बेशुमार बातें हैं जो बंदा टीवी पे अच्छा नहीं लगता लेकिन इस तरह कहते हैं मीडिया के सामने, लेकिन आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है कि बहुत सी चीजें हैं जो वो करके यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर बहुत सी चीजें हैं कि जो शायद एक लम्हे में उनको कहा जाए कि आपने किया है तो वो तलमिला उठे, वो भड़क उठे। लेकिन ये सारी चीजें जब तक उनके गोशुदा नहीं की जाती। आप बचपन के आप तकरीबन एज फेलो दोस्त भी हैं, कजन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। खान साहब को आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, फैमिली के हवाले से भी, बहर भी, सियासत में भी आपने उनको उनका पौधा लगते देखा, सब कुछ किया। बड़ी आपने उनके लॉबिंग भी की, बहुत एफर्ट्स भी की, सहाफ़ियों को, उनको एंकर्स को या ये कॉलम निगारों को बड़ा रोल है, वो माने ना माने अलहदा चीज़ है। तो आपको क्या लगता है खान साहब की तबीयत में चीज़ है कि वो अपनी गलती मान लें कि हाँ मेरा कसूर है एंड लेट्स करेक्ट दैट, और वो इस तरह रियलिटी चेक देने पे क्या उनकी तबीयत शख्सियत में चीज़ है अपनी गलती मानना? देखिए मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो जो शख्सियत चाहिए वो तो बहुत बड़ी होती हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इमरान खान साहब उस लेवल की शख्सियत है कि अपनी गलती माने। मतलब आप है, आप तो कोई भाई है, वो एक कारोबार करता है, आपको उसके कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके नफे नुकसान से आपका कोई फायदा नहीं है, और आपको ये पता है कि जितनी दफा उसने कारोबार किया, उससे खराब काम किया है, उससे उस गलती किया, उससे नुकसान उठाया है, अपने आप को परेशान रखा है और बहुत खमियाजा भुगता है, और बाकी भी उनके इर्द गिर्द के लोगों ने भी उसका, उसकी फैमिली ने उसका नुकसान उठाया। अब आप हर कारोबार में उसे कहते हैं कि भाई आपने पहले भी इस तरह की बात कर रहे हो तो इसमें ये चीज सोची है दो, और जबकि वो बिल्कुल उसे तय किया है कि मैंने ये करना ही करना है, तो 2, 3, 4 दफा जब देखेंगे कि आप जब उनको बार बार उनके कारोबार के बारे में एक दूसरा एंगल देंगे जो शायद गलत सही ना भी हो, तो आप देखें वो आपसे अपनी जो कारोबारी चीज है, आम सी बात है, दोस्तों में कारोबार कईयों में हम मुशाहिदा करेंगे, आपसे छुपाना शुरू कर देगा। ऐसा ही है, आपसे नाराज नहीं होगा, आपसे छुपाएगा या ये तो मुझे फिर खामखा करेगा, और फिर आप उसे कई दफा आप उसे चेक भी करते हैं कि मुझे आप कुछ छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका अंजाम वही होगा जो पहले 2, 3 दफा, 4 दफा, 10 दफा आपने किया वो हो चुका है। एग्जैक्टली इसी पैराए में रखें कि इमरान खान साहब जो है वो एक, मुझे फर्ज किया
आज से पहले भी उनको अवॉइड करते थे, तो उन बातों में वो बहुत अवॉइड करते थे जिनके बारे में पता होता था कि मेरी राय फर्क है, जब मेरे उनके दरमियान में हवा नहीं गुजर सकती थी, वो बिल्कुल बहुत अवॉइड करते थे। जिन लोगों से मिलना होता था, जिनका खत्म उनका ख्याल होता था कि मेरी मुमकिन तौर पर कोई एक उनके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो वो उनसे आप कहें कि बहुत अवॉइड करते थे। और फिर पूरे निज़ाम को, ऐसे निज़ाम को जिसको समझते थे कि मैं इसके लिए एक अंग्रेजी में कहते हैं कि स्पैनर इन द वर्क्स दूंगा, या एक वो क्या कहते हैं, एक हड्डी बनूंगा इनके मजे में, तो वो उसको मुकम्मल तौर पे मुझसे एक बाईपास करके नया सिस्टम उन्होंने करके तो उसके अंदर वो चलाते थे। और उसके अंदर उनकी दो बातें होती थी। एक तो होती थी कि जी ये मैं जो गेम कर रहा हूँ या जो कारोबार मैं कर रहा हूँ वो रऊफ की तो कैपेसिटी की है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि 2 अरब का क्या कारोबार, तुम्हें क्या राय देगा। फिर उसके बाद ये जो मैं इतनी बड़ी सियासत कर रहा हूँ जिसके अंदर इतने जर्नैल इन्वॉल्व है, अब्दुल्ला ने तो शायद कभी कप्तान से, करनाल से भी इस तरीके से तकलीफी से बात ना की सियासत की, जो मैं जर्नैल से कर रहा हूँ, जब मैं नवाज शरीफ साहब से कर रहा हूँ, जब मैं बेनजीर साहब से कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज होती है जिसमें आपके अंदर एक अपने अंदर होता है, फिर आप समझते हैं कि जो राय दे रहे हैं, जब तक आपको निताई ना मिल जाए वो आप मानने पर तैयार ही नहीं होते। नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने प्रैक्टिकल बातें की, चलो आपने बताने की, आप बल्कि मैं समझता हूँ कि आप जैसा बंदा जब खान साहब को रियलिटी चेक देता था, आप ब्लंट हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट शूटर हैं, जो आपके बारे में मेरी राय है, तो आपको लगता नहीं खान साहब ने आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से आपको साइड पे कर दिया, यार क्या हफीजुल्लाह आते और बैठ के मुझे बातें सुनाता है, चाहे बातें वो, और इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस किया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बातों को सुन भी ले, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, इमरान खान साहब भी सुन ले, रियलिटी चेक जिसका आप कह रहे हैं, वो तैयार भी हो जाए कि चलें जी लेट्स हैव ए डील, उस डील का जामिन कौन होगा? इमरान खान साहब की कौन जमानत देगा? क्योंकि आप देने को तैयार हैं कि खान साहब के साथ जो बातें तय होगी वो उन पे वो पक्के रहेंगे जेल से बाहर आने के बाद? आप कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, उन बहनोई भी हैं, आप जामिन उनके बनेंगे खान साहब के, या कोई और ऐसा बंदा जिसके खान साहब वो जमानत पे तैयार हो जाए और वो बाद में बाहर आके बैकआउट ना करे? एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछ लेते कि न्याय साहब आप बताएं किसको इसको जामिन रखें इसमें, तो कौन बनेगा जामिन? सर असल बात तो जामिन की है, मेरा ख्याल है। मैं बड़ी आपसे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करता हूं। सर पहली बात तो ये है कि ये बात कभी मैंने शायद इस तरीके से नहीं कही, इशारतन करायतन कई दफा की हो, इमरान खान साहब को, जो मेरी और इमरान खान साहब के दरमियान में जब आप समझे कि इतने करीबी तल्लुकात हो कि जो बचपन के हों, जिसमें जाती दोस्ती भी हो, रिश्तेदारियां भी कई किस्म की हों, और बहुत ही एक हमारी एक जिसमें हमेशा कहते हो कि हवा ना गुजर सकती हो, हम 2 उंगली से जुड़े हुए हों, तो उनका अलहदा होना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का कसूर नहीं है, खान साहब के साथ खान साहब को इतना कसूर जरूर है कि उनकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो खुद भी एवेल्यूएट करें। तो जो लोग जो बाद में खान साहब के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने खान साहब को रिफतें दी या इक़्तिदार तक पहुंचाया, वो लोग हमेशा ही मुझे एक समझते थे कि मैं कहीं ये ना हो कि खान साहब को गुमराह कर लूँ या खान साहब को ऐसा बात बताऊँ जिससे उनका जो निज़ाम है उसके अंदर को रखना है या दरम बरम हो। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि आखिर तक मैं समझता हूँ कि फाइनल जो मेरी उनके लहदगी की वजह, तो उसकी वजह यही लोग हैं कि जिनके हाथों में खान साहब ने रिफतें भी पाई और जिनके हाथों खान साहब आज जलील ख्वार भी हो रहे हैं। तो इन लोगों को खान साहब जो हुक्म देते थे, जो औकात देते थे, उसके सामने मेरी औकात होती कहीं की नहीं थी। तो ये मैं पहली दफा शायद इस तरीके से क्लियर कट बता रहा हूँ कि असल जो वजूहात है उसके अंदर सबसे बड़ी वजह थी कि इन्हीं लोगों ने खान साहब को बताया कि ये चीजें आपने हफीजुल्लाह खान से दूर रखनी है और ये चीजें उसके करीब रखनी है या नहीं रखनी है, इसको कोई पता नहीं है। अब आगे बात की जी खान साहब की गारंटी, तो मैं ये कहता हूँ जी, मैं वैसे हाइपोथेटिकली कहूँ, मैं खान साहब की गारंटी देता हूँ कि वो बिल्कुल मैं कहता हूँ जो कहूँगा मनवा लूंगा और वो ही करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं इनकी गारंटी कौन देगा? आप देंगे? कोई देगा? असल बात है कि असल में आप ये समझेंगे कि हमें बगैर अल्फाज चबाए बात करनी चाहिए। इनकी गारंटी कौन देगा? अब जरा देखें ना, जेहन में आप दौड़ाए ना और फिर सोचें कि आप कह रहे हैं कि आपसे तो खान साहब नहीं, आप कह रहे हैं आप गारंटी हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं कि आप वो गारंटी देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपसे तो खान साहब गारंटी देने में कोई तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि हकीकत यह है कि खान साहब किसी मौके पे शायद सब मान जाए, अभी भी उनके दिल में होगा कि अगर मैंने कुछ माना भी सही
तो ये लोग जो हैं ये देखो मुझे हमारे इंस्टीट्यूशन के बड़े अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा नाम भी सब कुछ दिया है। फिर वो हमने साइन की कि जनाब माजी को भूल जाते हैं, आगे चलते हैं। फिर आपने अभी ये रिसेंट बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, अभी शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा हर दौर में ट्रूथ रिकंसिलिएशन इस तरह की बात होती। तो जो सियासतदान फंस जाता है वो पैसे की वजह से फंस जाए, वो करप्शन की वजह से फंस जाए, किसी अपने एक्ट की वजह से फंस जाए, उसको फौरन याद आ जाता है नई शुरुआत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, माजी को भूल जाए, आगे चलें। तो ये तो जो लूटमार हो चुकी होती है, जो बाहर फ्लैट बना लिए, जदादें ले रही, सारे महल बन गए, या यहाँ पे इन्होंने मतलब घड़ियाँ शड़ियाँ बेच दी, कोई पैसा बना लिया, वो सारा माफ़ कर दें क्योंकि उन्होंने कहा जनाब कि नई शुरुआत करें। ये नई शुरुआत सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों होती है, बाकी आप मेरे लिए आम बेचारे जो जेलों में पड़े उनके लिए क्यों नहीं है सर? देखिए जी, हमने हमेशा जो है ना रिकंसिलिएशन की बात मैं सुनी, ट्रूथ की बात मैं नहीं सुनी। ये आपके और हमारे मुंह से ये शायद खकान भाई साहब ने कहा, बेनजीर भुट्टो साहब ने भी कहा था जब 93 में। नहीं, ट्रूथ का किसी ने नहीं कहा, सारे का रिकंसिलिएशन की है। तो ट्रूथ का मतलब तो ये है कि पहले आप अपने, जैसे मैंने अभी आगाज में कहा है कि उसका पहले जब तक आप, और लिखा मैंने ये कि सारे अपनी गलतियां माने, क्योंकि इस हिमाम में सारे नंगे हैं और उसके अंदर कोई बंदा किसी मद में ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे कोई फरिश्ता हूँ, मुझसे करप्शन नहीं हुई, या मेरी वजह से करप्शन नहीं हुई, या मेरे साए के नीचे करप्शन नहीं हुई, या मेरे से कोई गैर आईनी हरकतें नहीं हुई, या मेरे से एक्सेसिव कमिट नहीं हुई, या मैंने दूसरों पे गलत झूठे इल्जाम नहीं लगाए। ये सारी हर बंदा जो है हर एक मद के अंदर पूरे का पूरा उसने एक भरपूर किस्म का उसका एक किरदार नजर आएगा, सारों का एक दूसरे। नहीं, वो पैसे वापस भी करेंगे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो पैसे वापस भी करेंगे या वो माफ होंगे कि मान ले हाँ मैंने किया तो मैं पैसे लेके ये बातें बड़ी जरूरी है। मैं तो इतने तक कहता था जी कि 2015 में जब अल्ताफ हुसैन को आड़िया तो लिया गया तो बड़ा एंड रिजल्ट तो यह है कि हो गया सारा कुछ, लेकिन मैं उस वक्त समझता था कि 2015 में आप कोई सियासी बुरान ना पैदा करें, क्योंकि उस वक्त हमारा CPAC शुरू हुआ था। मैं किसी और तनाज़े में कहता, मैं कॉलम में लिखता था कि यार बार बार लिखा कि 2015 के अंदर बजाय कर आप जरदारी साहब को, अल्ताफ हुसैन साहब को बिल्कुल जो है उनको मिलियमेट करने की कोशिश करें, आप इनको जो इनके जराइम के 10 साल के, हम 10 साल बाद ट्रायल करें। लास्ट क्वेश्चन, ये सोहेल वड़ाई साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आपको मिलना जुलना रहता है। उन्होंने एक अपने कॉलम में कहा है कि जनाब के शायद एस्टेब्लिशमेंट को या पावर दैट बी को एक वंडर बॉय की तलाश है, शायद वो वंडर बॉय इस साल मिल जाए। आपको लगता है कि कोई इस तरह का कोई सेटअप में चेंजेस हो सकती हैं, कोई सेम पेज कोई थोड़ा सा आगे पीछे डिस्टर्ब हो रहा है, कोई वंडर बॉय आएगा इस साल, कोई नया वजीर आजम? हाउ डू यू सी दैट? रोशन, मैंने अपने कल के कॉलम में यही लिखा है, मैंने कहा जी इस वक्त मैं खुद और पिछले 4-5 हफ्ते पहले भी कॉलम में इसका इशारा किया था, मैं इस सारी चीजों किसी और तनाज़े में देखता हूँ जी। मैंने ये, मेरा ख्याल है कि जब 2025 शुरू हुआ था तो एस्टेब्लिशमेंट का एक ही मसला था और वो था कि इमरान खान साहब के साथ क्या शुरू करना है और उनका जो भी मामला करना है उसको कैसे पहुंचना उस पर। साथ उनको एक तरमीम चाहिए थी ताकि उस तरमीम के जरिए इमरान खान साहब के मामला को भी हल करें और कुछ और भी जिसको कहना चाहिए कि एक पोटेंशियल इश्यूज थे, NFC या ये उनमें से कोई अगर दौड़ लग जाए या नहरें हैं। अब उसके बाद 26 से आई तरमीम जो थी शाखसाना थी, लेकिन जब 2025 खत्म हुआ, 2026 का आगाज है, तो इसके अंदर आप इस वक्त और पिछले 3-4 हफ्तों से ये या पिछले 5-6 हफ्तों से मैं इसके बारे में इशारतन भी लिख चुका हूँ, बड़े 2 बार मामले क्लियर कट भी लिखा है। अब सेशन के सामने उन्होंने ये कई चीज तय किए, एक तो सुहेल अफरीदी के मुशावरत कोहाट के नाकाम जलसे और लाहौर का इंतहाई नाकाम ट्रिप, उसने डेफिनेटली रियासत, ताकतवर रियासत की जो हम वंडर बॉय का पूछ रहे हैं आपको, उधर यार मैं 2 मिनट देने बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सुहेल अफरीदी के जो है उससे उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अब इमरान खान को छोड़ के उन्हें 3 चीजें जो वंडर बॉय जिसके अंदर वंडर बॉय आ जाएगा, 3 उन्होंने ऑप्शन उनके सामने है। पहली ऑप्शन यह है कि 2829 तरमीम के लिए, क्योंकि इमरान खान अब काबू आ गया है और उसके लिए हम 1 साल उसको बिठाए रखे, 5 साल बिठाए रखे, अब कुछ नहीं होता, ना उनको सोशल मीडिया कुछ कर सकता है, ना कोई और जो है उनके जो जलसे जुलूस कर सकते हैं। अब आ जाए तो उसमें उन्होंने एक पहली, और ये मैंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में उनको ये कही, उनको बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप देख लेंगे कि 28 तरमीम में अगर आप ऑन बोर्ड न हुए तो इम्कानात है कि 2026 में वो नया इलेक्शन हो जाए और शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिले। ये पहली ऑप्शन। अब भूल जाए, उस डिटेल में ही याद है कि उनका क्या रिएक्शन था।
दूसरी ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है उनसे बहुत शिकायत है, मुझे भी पता है कि उनकी शिकायत है कि लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। असल ये बात नहीं है, सिस्टम इस्तेकाम में आगे नहीं चल रहा। तो उनका ख्याल ये है कि जी ये कोई अगर नया वजीर PhD आप जैसे लोग क्लासेस है साहब जैसे टेक्नोक्रेट्स आ जाए तो चला लेंगे, ठीक। और इसके ऊपर गौर। और तीसरा आखिरी जो आपका मंडप है, या फिर ये है कि अगर देखें तो वो ये कहते हैं कि जब ये लाठी मेरी है, जब सारी चीजें हमारी वजह से हो रही हैं, तो ये क्यों खामखा लोग आके हमारा काम खराब करे। तो फिर वो जो वंडर बॉय है जो ऑलरेडी उनके इस्तेमाल में है, और वो जो कोई वंडर कर चुका है उसको हम देख चुके हैं, 3-4 महकमे उनके पास हैं और सब एक सत्यानाश किए हुए मेरे नजदीक। तो मेरी अपनी राय है, हालांकि सारों से हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन जो मेरिट है उसमें नहीं है। तो वो वंडर बॉय है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर। तो चार है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आप अपने नाज़रीन पे ही छोड़ दें कि कितने कोई इंटेलिजेंट है, लेकिन उन एस्टेब्लिशमेंट के पास महदूद चॉइस होती है सिविलियन में। उनको ये पता चल जाए कि रऊफ कराजा साहब जो है हरफन मौला है और जो है नो एट ऑल है, उसी को ही पकड़े रखेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इमरान खान, नया इलेक्शन, कैबिनेट की एनहांसमेंट, उनकी स्किल की, कैपेसिटी की, और तीसरा यह कि सिस्टम है, चौथा सिस्टम। इनमें से एक ऑप्शन जो है लेनी है, लेकिन क्या बनता है अब यार देखें अगले 2-4 महीनों में क्लैरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट इशू है शुगर मिल्स के हवाले से, शुगर क्राइसिस के हवाले से, और इसके हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के और मेंबर हैं कॉमर्स कमेटी के। वो बताएंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं, शुगर क्राइसिस। हम देख रहे हैं हर हुकूमत में जो है वो एक शुगर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। उनको शुगर को ये बताकर कि बहुत ज़्यादा स्टॉक है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उसकी प्राइसेस हम देखते हैं फ्लेयर अप हो जाती है, फिर उसी शुगर को इंपोर्ट किया जाता है और इसी तरह जो आम इंसान है उस पर जो है वो शुगर प्राइस का बोझ पड़ता है और ये साइकिल हर साल जो है वो नजर आता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर हैं कॉमर्स कमेटी के। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो उसको हेड कर रहे थे टू इन्वेस्टिगेट द शुगर क्राइसिस। उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी मिर्जा साहब बताइएगा, आपने क्योंकि ये पैनल जो है वो हेड किया है, आपकी कुछ फाइंडिंग्स थी, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या उसमें चीजें जो हैं वो सामने आई इस शुगर क्राइसिस के पीछे? जी हमने 6 मीटिंग्स की हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने नेशनल असेंबली की ये हाई पावर्ड सब कमेटी बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट शुगर स्कैंडल, और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अमानी थे, उसको मैं चेयर में कर रहा था। उस कमेटी में मेन 2-3 स्कोप थे हमारे, जो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को जो भी इन्वॉल्व है शुगर के बिजनेस उनको बुलाया था। उसमें हमने शुगर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, शुगर एडवाइजरी बोर्ड को बुलाया, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मोनोपोली हैंडल करती है उसको बुलाया था, SACP को बुलाया था, FBR को बुलाया था कि ये शुगर की मिलों से जो तरसील है, जो सप्लाईज है, वो इनके एक मैकेनिज्म के तहत होती है। और ये सब चीजें में हमने बड़ी डिटेल डेलिब्रेशन करी, और सुन के ये बड़ा अफसोस आपको होगा कि इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट मैनिपुलेशन का है। इसमें 2-3 चीजें सामने आई हैं। एक तो ये जो शुगर जिसको इन्होंने किल्लत बतलाया था, पहले तो इन्होंने एक्सेस बतलाया और शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने एक्सपोर्ट करने को कहा कि सर ये एक्सेस है और मुल्क को डॉलर मिलेंगे, और वो एक्सपोर्ट की गई, उस पर रिपोर्ट ले लिया गया। उसके बाद फौरन ही आ गया जी किल्लत है, मशीन ये शुगर शॉर्ट है, और उन्होंने इंपोर्ट करनी है जी शुगर 7 लाख 7.5 लाख मीट्रिक टन, तो वो अलाउ किया जाए। अच्छा, हमने शुगर के प्राइस जो हुकूमत ने तय की थी 145 थी, और बढ़ के 165 रुपए फी किलो पे हम माने थे कि आप देंगे। उन्होंने शॉर्टेज मसनूई किल्लत पैदा करके इसकी प्राइस 229 रुपए तक पहुंचा दी। KPK में 229-230 पे ये पहुंच गई थी। तो ये बड़ी एब्जॉर्बेंट प्राइस। हमने कहा भाई आपने तो वो प्राइस पे बेचना था कि जो, तो इन्होंने कहा कि सर टैक्स लग रहे थे, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, दूसरे लीवे,
वो अगर ना लगाएं तो हम शुगर सस्ती बेच सकेंगे लोकल मार्केट। आप देखिए 47% टैक्सेस, ड्यूटी, जीएसटी माफ कराया गया। टोटल इन पे बनता था 47.5 भरा और 47 माफ कराया गया। अरबों रुपए बनते हैं वो। और उसके बाद भी वो शुगर जो है वो मार्केट में सस्ती नहीं हो सकी, बल्कि उस शुगर का एक और इशू बताया गया है कि वो बारीक शुगर मंगाई गई थी, जिसको हमारे यहाँ के लोग इतने ज्यादा आदी नहीं है, हमारे मोटी शुगर इस्तेमाल करने के आदी। आप उसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने सक्सेसिव मीटिंग की, उसमें 3-4 चीजें सामने आई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी एफबीआर ने एक हफ्ते उसका एक ट्रैक एंड ट्रूथ सिस्टम है वो बंद कर दिया था नए सिस्टम लगाने के लिए, इसलिए शुगर की डिलीवरी एंड सप्लाई शुगर मिलों से नहीं हो सकी 7 दिन, उसकी वजह से किल्लत हुई। तो वो एफबीआर को बुलाया गया कि भाई आपको 7 दिन ये बंद करने का क्या था, उसका कोई और मैकेनिज्म होता है या पहले कुछ चीज बन जाती उसके बाद आप उस पर स्विच ओवर होते नए सिस्टम पे। एक बात ये थी। दूसरे, शुगर मिल एसोसिएशन वालों का एक गठजोड़ नजर आया, एक कार्टेलाइजेशन नजर आई, एक मोनोपोलिस्टिक उनकी अप्रोच नजर आई, जिसमें उन्होंने मिलकर प्राइसेस तय करी और सब उस प्राइस पे कायम रहे। तो ये भी चीज एक मोनोपोली के एक्ट में आती है। कॉम्पिटिटिव कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनको इस तरह से कार्टेलाइजेशन ना करने देता। तो उनको बुलाया जब हमने, तो कहते हैं जी हमने तो 144 अरब रुपए पहले जो पिछले सालों में ये कार्टेलाइजेशन होती थी हमने पेनल्टियां लगाई थी जी। तो हमने कहा इन पे कितनी लगाएंगे, तो चुप। और उन पे जो लगाएंगे उसमें वसूल कितने की, कहने लगे जी वो स्टे ले आए ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से, यानी सामने कुछ नजर आता पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी है नहीं। वो खौफ जिसपे आप उनको कंट्रोल करते हैं वो डर कर अप्लाई नहीं किया गया। तो ये सब स्टेक होल्डर्स ने गठजोड़ करके जिस तरह से एक गरीब आदमी की मिर्जा साहब, इसमें जो आपकी फाइंडिंग्स थी उसमें आपने कहा कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है उन्होंने इनएक्यूरेट दो बातें सर। एक, हमने उनसे कहा कि जब भी शुगर एक्सपोर्ट करती है एक बफर स्टॉक रखा जाता है, 5,40,000 मीट्रिक टन का बफर स्टॉक बनता है 1 महीने की पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए, ताकि बाहर से शुगर आ सके। तो आपने बफर स्टॉक क्यों नहीं रखा 5,40,000 मीट्रिक टन का, ताकि किल्लत नहीं होती, बाहर से शुगर वक्त पे पहुंच जाती। तो बफर स्टॉक भी नहीं, कोई जवाब उस पर था वाजे। बहरहाल हमें खुशी है कि हमारे एम्बेनीज ने बहुत सख्ती से, और बड़ा प्रेशर था, हमने तो नाम जब पहली रिपोर्ट दे दी रबिया, उस रिपोर्ट में हमने इदारों के नाम लिए थे। फिर उस कमेटी ने कहा नहीं बेग साहब आपने इतना अच्छा काम करा है, आप शख्सियात के भी नाम दें, वो कौन बेनिफिशियरी हैं, शुगर मिलों के मालकान कौन है जिन्होंने कार्टेलाइजेशन की थी, गठजोड़ की थी, मोनोपोलाइजेशन की है प्राइस में। फिर हमने वो तक SECP से निकाल के जिनके मेजर शेयर होल्डर है वो हमने दिए, और रऊफ कलसरा साहब उन तमाम मीटिंग में बड़ी पाबंदी से आते हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की है और उन्होंने देखा है कि हमने कोई चीज, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया, और हमने वो तमाम हकीकत सामने ले आए जिसकी वजह से ये पिछले कई सालों से ये रैकेट चलता है और ये एक्सपोर्ट होके फिर इंपोर्ट की जाती है, और एंड ऑफ द डे प्राइसेस कम होने के बजाय बढ़ती है और गरीब आदमी पिसता है। जी मिर्जा साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिफोर क्लासरा साहब एड्स इन, क्योंकि वो हर मीटिंग में जो है वो ऑलमोस्ट वहां पर मौजूद थे, तो वो ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि ये शुगर क्राइसिस के क्या हालात हैं और क्यों इस तरह से हर दफा हम एक क्राइसिस फेस करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं उसमें आपने कहा, आपने पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन को जो है उसको पॉइंट आउट किया कि उनके इनएक्यूरेट प्रोडक्शन और स्टॉक डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने FBR का नाम लिया, केन कमिश्नर, प्रोविंशियल केन कमिश्नर्स को जो है वो आपने कहा कि रियल टाइम और रिलायबल इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाते हैं और इसलिए ये फ्लॉड शुगर एक्सपोर्ट डिसीजंस हो जाते हैं। तो क्या ये इतना आसान है कि इतने जो गलत नंबर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ना दी जाए? क्योंकि ये क्राइसिस, ये फिनोमेना कोई नया तो नहीं है मिर्जा साहब, ये तो हम हर साल जो है वो देखते हैं। फिर भी हर साल उसी पैटर्न पे जो है वो एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी जाती है और फिर ये ब्लेम करना, इसको कंटेन करने की कोशिश ही नहीं करी, चीजें चलती रही, पेनल्टियां ऐलान हुई, लेकिन बाद में वो स्टे ऑर्डर हो गए। तो क्या फर्क पड़ता है उन लोगों पे? क्या फर्क पड़ा? ये केन कमिश्नर ने जो गलत इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग दी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में सब ब्यूरोक्रेट है, एक आदमी या दो आदमी प्राइवेट सेक्टर के हैं, उसकी कंपोजिशन ही गलत है मेरे नजदीक। ये वो बॉडी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इजाजत देते, शुगर एडवाइजरी बोर्ड। उसमें फेडरेशन के लोग हों, चैम्बर के लोग हों और वो प्राइवेट सेक्टर के वो लोग हों जो शुगर बिजनेस से और सार्फिन हो, जो एंड ऑफ द डे जिसके ऊपर बोझ पड़ता है। तो ये सब रिकमेंडेशन रिपोर्ट में मेरी है और अगर उस पर अमल किया जाएगा, जो हम कराएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि ये खेल फिर दोबारा नहीं खेला जा सकेगा और उसमें हम उन अफराद को सामने लाएंगे जो इस गंदे खेल में पसपर्दा है या इसमें शामिल है। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। मैंने जैसे कहा कि आपकी कमेटी मीटिंग जो है रेगुलर मैं अटेंड करता रहता हूँ। लेट मी अप्रिशिएट यू और कम्प्लीमेंट योर एफर्ट्स। मुझे कहने दें कि आप जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। आप हैं, उसके बाद जवेद हनीफ साहब हैं, फिर कराची के जितने भी मैं मैनेज देखता हूँ उसमें कादर पटेल साहब हूँ, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हूँ, इवन आपकी पीपल्स पार्टी की जो हैं शर्मिला फरूकी साहबा हूँ। अब तमाम लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा ज़ीरो टॉलरेंस के साथ एक एक चीज़ को आप हो गए और जवेद हनीफ साहब हो गए। मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ आपके एफर्ट्स का, स्पेशली इस रिपोर्ट के हवाले से मैंने देखा आपने बड़ी मेहनत की, दबाव भी था और इतना आसान काम भी नहीं था साहब। ज़रा बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं, जो रूलिंग एलीट भी शामिल है। आपने कहा कि बहुत सारे नाम सामने आए, आपने कहा नहीं जी बताया जाएगा कौन कौन लोग जो कार्टेलाइजेशन में शामिल हैं। कुछ नाम हमारे साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन से नाम जो थे वो कमेटी के सामने? मैंने आपको उस रिपोर्ट की जो अनक्लासिफाइड पार्ट्स दिए थे, लिस्ट थी, वो शुगर मिलों के नाम थे। फिर उस शुगर मिलों में SECP ने हमें ये भी फ्राहम करके दिया है कि कौन कौन मेजर शेयर होल्डर है एंड वही लोग बेनिफिशियरी हैं। तो इसमें पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन वाले जो हैं वो एक कार्टेलाइजेशन करते हैं और कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम ही यही है कि मुल्क में कार्टेलाइजेशन ना होने दे, मोनोपोली ना होने दे, प्राइस में लोग गठजोड़ ना करें। वो इसमें पूरी पावर, ताकत और कानूनी उनको कुव्वत हासिल है, वो कुछ नहीं कर पाता। हमारे यहाँ भी मीटिंग में उन्होंने आके पिछली जो फाइन वगैरह करे थे उनको वसूल न करने की अपनी मजबूरियां बताई हैं। तो मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट में इंशाल्लाह वो तमाम लोग जिन्होंने अपने किरदार अदा करा है वो उजागर किए गए हैं। और सर वो बात आपकी ठीक है मिर्जा साहब। अब इसमें आपकी मजबूरियां भी हमें समझ में आती हैं साहब। ज़ाहिर है आप लोग मतलब मोर देन एफर्ट्स आपने किए, मैं उसका विटनेस हूँ। आपका स्पेशली आसान काम नहीं होता, मुझे ये भी अंदाज़ा, मैं 25-30 साल से कमेटीज रिपोर्टिंग को मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। इसमें जो मिनिस्टर हैं मौजूदा इंडस्ट्रीज़ के या मुशीर जो हैं हारून अख्तर साहब, उनकी मिल का नाम भी शामिल है जो कार्टेलाइजेशन में थी। जो रिपोर्ट आपने जारी की उसके एंड पे जो एनेक्स्चर है उसमें जो आपने 30-40 कमेटीज़ के इनके मिलों के नाम हैं और 44 अरब रुपए जिनको जुर्माना हुआ है CCP ने किया था, उस मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की अपनी मिल शामिल है। तो फिर कहाँ पे वो कंपटीशन अपने फैसलों पे अमल करा सकते हैं? आप कहाँ तक अमल करा सकते हैं? तो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज की अपनी मिल उसमें शामिल है जिसमें इल्जाम लगा है कार्टेलाइजेशन है, जो जुर्मानों की लिस्ट में शामिल है और जिन्होंने जुर्माने अपने अदा नहीं किए। तो कितनी आपको कामयाबी हो सकती है इस कार्टेलाइजेशन के खिलाफ जब इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं? CCP कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने हिदायत दी है हमारी कमेटी ने कि आपने हमें स्टेटस बदलाए। 1,44,144 अरब के जो फाइन्स हुए थे। नहीं 100 मेरा ख्याल सिर्फ अगर मैं गलत नहीं कह रहा 44 अरब है सर, 144 नहीं है, 44 अरब के जो फाइन हुए थे, पेनल्टीज जिनको उन्होंने कहा था, और उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये गठजोड़, कार्टेलाइजेशन और प्राइस मैनिपुलेशन की वजह से फाइन किए गए हैं। तो हमने उनसे उसकी मांगी है कि जी आप हमें स्टेटस बतलाएं किस किस जगह पे ये रुके हुए हैं
कौन से ट्रिब्यूनल में किस स्टेज पे है, कौन सी कोर्ट ने स्टे दिया, केस कौन परस्यू कर रहा है, और इंशाल्लाह हम वहां तक भी जाएंगे। तो जब इतनी मेहनत हमने की है एक हिम्मत करके, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो आपको मेरे साथ लगता नहीं है, आपको लगता नहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो मुझे समझ आते हैं उनकी बातों से, जो आपने भी उनसे पूछा, बातें हुई 2019 के क्राइसिस पे इन्होंने 44 बिलियन के जुर्माने किए और आज तक 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। अभी जो मौजूदा क्राइसिस जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर, उस पर तो किसी पे इन्होंने जुर्माने नहीं किए। तो ये उनके साथ कंप्लेसेंट हैं, मिले हुए हैं। बात बिल्कुल समझ गए हैं जी। मैंने रबिया रऊफ साहब यही कहा है कि 44 अरब रुपए की जो पेनल्टीज हुई, एक तो उसकी को रिकवरी आप 50% ही तो बदला दें जी। दूसरी चीज ये है कि चले वो तो उस पीरियड की थी 2019-20, अभी जो पिछले 5 सालों में ये तो कार्टलाइजेशन तो रेगुलर अफेयर है हर दूसरे साल। Yes, that's my question. इसमें आपने पेनल्टियां क्यों नहीं लगाई जब आप खुद कह रहे हैं कि शुगर मिल एसोसिएशन का गठजोड़ है इसमें? तो यही तो काम है उनका। अच्छा सर, इनके पास लीगल डिपार्टमेंट है, कंपटीशन के पास लीगल डिपार्टमेंट है, वकील हैं, फंड्स हैं, पैसा है। तो मतलब स्टे का मतलब ये है कि 5-6 साल से स्टे चल रहा है ट्रिब्यूनल में या अदालतों में, और ये चुप करके सीसीपी बैठा हुआ है, कोई जाके केसेस को फॉलो नहीं करते। इनके पास लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है। में बुलवाई है ये सब इंफॉर्मेशन, इनके केस की स्टेटस बाकायदा कि वो क्या फर्ज किए गए हैं और अब केस का क्या स्टेटस है। 44 अरब रुपए एक बहुत खतीर रकम होती है। ऐसा ही है। मैं चले ये मानने को तैयार हूं कि पूरे पैसे वसूल नहीं हो सके, तो भाई 50% तो इतने सालों में वसूल किए जा सकते थे। तो ये सब चीजें हैं जिसमें बू आती है कि जी ये हमारा आवे का भाई कंप्रोमाइज मतलब है, लग रहा है फिर तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज्ड है। मतलब तनख्वाहें ले रहे हैं, खर्चे ले रहे हैं, पार्क्स प्रिविलेज ले रहे हैं, और अगर इन्होंने जो इनको कार्टलाइजेशन नहीं रोकनी, महंगाई नहीं रोकनी, इन्होंने या शुगर मिल्स वालों की चीजें नहीं रोकनी, फिर इदारे को हमने इसको इस सफेद हाथी का क्या करना है? उल्टा इन पे तो अखराजात हो रहे हैं, इन पे तो पैसे लग रहे हैं सर, और रिकवरी 1 रुपया नहीं हो रही। इनसे कहते हैं स्टे ले, स्टे का मतलब थोड़ा है आप घर बैठ जाए। इसके ऊपर सब क्यूरीज जो हमने रेज की, जो आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, उस पे वो इंशाल्लाह फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये 3 महीने मीटिंगें की हैं, 6 मीटिंगों में हमने घंटों लगाया, और हमारे मेंबर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान से आके तमाम सियासी जमातों के हैं उनका ताल्लुक जमा होते थे, और इसके ऊपर अच्छा मिर्जा साहब एक और भी एक मुश्किल है बीच पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मतलब आती है। वो अब लोग ये कहते हैं हमारे जैसे, चले मेरे जैसे, कि जिस मुल्क में वजीर आजम के अपने बेटों की शुगर मिलें होंगी, वजीर जो है इंडस्ट्रीज के उनकी शुगर मिल होंगी, और बड़े बड़े बिग गन्स हैं, तो वहां पे आप लोग कितना वहां रजिस्ट कर सकते हैं? वहां पे कंपटीशन पाकिस्तान क्या कर सकता है? जिनको अपॉइंट वजीर आजम पाकिस्तान खुद करता है उसको चेयरमैन को, तो उसको चेयरमैन को क्या जरूरत है वजीर आजम के बेटे की शुगर मिल जो है या बाकी सियासतदानों की मिलों पे हाथ डाले? एग्री नहीं करूंगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज या कोई भी मिनिस्टर फॉर फूड हो सकते हैं, लेकिन शुगर कार्टलाइजेशन को रोकने के आईनी और कानूनी इदारे मौजूद हैं, उनका हाथ नहीं बांधे किसी ने। वो अपनी रिपोर्टों में तो इनको और जो फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं ना, फिर तो हमारा काम है। वो इदारे अगर नहीं कर रहे या गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें ज्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो कानूनी और आईनी तौर पे वो काम नहीं कर रहे जिनके लिए नहीं सर, वो डरते हैं, वो तो डरते हैं कि अगर कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान करेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। बेनिफिशियरीज और मेंबर जो शुगर मिल एसोसिएशन के जिनको फाइन हुए उनके नाम हम नहीं छापते, लेकिन एक जिम्मेदारी दी है और हमने उसको पूरा किया। कौमी असेंबली में मैंडेट देके हमें भेजा है, उस पे हमें पूरा उतरना है। तो मेरे साथ अगर ये 44 बिलियन रुपीस को फॉलो करता कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुर्माने की वसूल करवाते और उनको स्टे में मदद ना करवाते, स्टे लेके बैठे रहे, तो ये नया क्राइसिस ना होता। उन्होंने तो मतलब है इस पे इन्होंने तो उनको ये फैसिलिटेटर एक तरह के बन चुके हैं सर के, मतलब कंपटीशन वाले उनको जुर्माना करते हैं, वो स्टे ले लेते हैं, चुप कर घर बैठे रहते हैं। आदमी शौक से काम करता है या खौफ से काम करता है, ऐसा ही है। शौक तो इन लोगों में नजर नहीं आया कि मुल्क के लिए, गरीब के लिए, अवाम के लिए उनका एक दर्द हो। फिर खौफ जो एक है, कॉम्पिटिटिव कमीशन जो 44 अरब के जो फाइन करें वो दोबारा लग सकते हैं नए,
मामलात पर जो हुए हैं अभी। सही। सर वो कहते हैं कि वो 2-4 लाख रुपए वकील को देख के 44 बिलियन रुपीस का स्टे ले लेते हैं और ये चुप करके हुकूमत इदारे को वो जो स्टे ले लिया, ये कौन सा एक्सक्यूज है? चलो 10 दिन का स्टे है, महीने का स्टे है, 5-6 सालों पे स्टे चलते हैं सर। वजीर आजम साहब ने चीफ जस्टिस साहब से बात की है और उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर आप प्लीज इस तरह के स्टे, और फिर वो इंडेफिनिट पीरियड तक डेटें मिलती रहती हैं, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। IMF ने भी इसके ऊपर करा है कि जी उसको परस्यू करके या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें एमिकेबल। तो ये सब चीजें भी साथ साथ की जा रही हैं। अब कोर्ट ने, आपने देखा है कि सुपर टैक्स पे और दूसरे टैक्सेस के ऊपर स्टे खत्म करा था और FBR ने रातों रात पैसे अकाउंट से डेबिट करें। बहरहाल ये आपसे मिर्जा साहब की उम्मीदें हैं, कोई आपसे उम्मीदें हैं? नहीं तो यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सारे के सारे इदारे मैंने देखे हैं। जब मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की अपनी शुगर मिल है, प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की है, पावरफुल ये आपकी लॉबीज हैं, हिलने नहीं देती किसी को, अपने खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देती, झूठ बोल के डाटा जो आप भी बता रहे रिपोर्ट में झूठे डाटे पे एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। शेयर होल्डिंग कितनी है। बड़ा सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, वेरी काइंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर हैं कॉमर्स कमेटी के, और हमें बता रहे थे कि जो शुगर क्राइसिस हम देखते हैं और हर साल ही देखते हैं, उसकी कुछ फाइंडिंग्स जो है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, क्योंकि वो पैनल को जो है वो हेड कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस शुगर क्राइसिस के हवाले से। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।